हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हल करने वाले हैं क्लास 8th का उर्दू पेपर टर्म सेकंड फॉर द ईयर 2023। सीरीज़ रहेगी इस पेपर की ए। और जैसे आपको पहले पता है वक्त 2.5 घंटे और नंबर 40 थे। हिस्सा अव्वल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको एक दर से इक़्तिबास पे गौर करना था, पढ़ना था और फिर उसके जवाब देने थे। चलिए इसको पढ़ते हैं हम इक़्तिबास को। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल कहा जाता है। यूनान में ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग कहा जाता है। हिंदुओं के यहाँ ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। इसको दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूनान और कश्मीर में ज़ाफ़रान को खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लैंड में 18वीं सदी में ज़ाफ़रान की काश्त शुरू हुई। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए नेशनल ज़ाफ़रान मिशन का मंसूबा हाथ में लिया है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा सवाल आ रहा है वो नंबर 1 यहाँ है, नेशनल ज़ाफ़रान मिशन क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जवाब यहाँ पे है। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए जो प्रोग्राम हाथ में लिया गया उसको नेशनल ज़ाफ़रान मिशन कहा गया है। इसके बाद दूसरा है ज़ाफ़रान को कहाँ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि कश्मीर और यूनान में ज़ाफ़रान को खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरा सवाल जो है, ज़ाफ़रान को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, 2 इस्तेमाल बताइए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एक तो ज़ाफ़रान को जो है दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़ाफ़रान को खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 यहाँ पे यूज़ दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा जो है, हिंदू किसको मुक़द्दस मानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू के यहाँ ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। तो ये चौथे सवाल का यहाँ पे जवाब था। और पांचवा जो क्वेश्चन है, ज़ाफ़रान के रंग को कहाँ शाही रंग समझा जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनान में ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग कहा जाता है। तो ये सवालात के जवाब आते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दरअसल गैर दरसी इक़्तिबास पे को गौर से पढ़ने के बाद खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करो। यहाँ पे हमारा इक़्तिबास जो गैर दरसी है इसको हम पढ़ेंगे। अगर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो तो इंसान और हैवान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अपने अहल अयाल के लिए खाना वगैरह हैवान भी तलाश करते हैं। इंसान मकसद के साथ दुनिया में आया है और मेरी ज़िंदगी का भी एक मकसद है। मैं मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा अदा करना चाहता हूँ। मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। ये एक पैगम्बराना पेशा है जिसको दुनिया के हर हिस्से और हर मुल्क में इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। मैं इस मुस्तकबिल को संवारना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारे सवालात है, पहला जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं खाली जगह, उस्ताद को हर जगह डैश डैश से देखा जाता है। तो आपका जवाब यहाँ पे रहेगा इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। बच्चे हमारा डैश डैश हैं, तो यहाँ पे मुस्तकबिल आएगा। इसके बाद तीसरा है, इंसान एक डैश डैश के साथ दुनिया में आया है। यहाँ पे आपको मकसद लिखना है। इंसान एक मकसद के साथ दुनिया में आया है। चौथा जो है, डैश डैश का पेशा पैगम्बराना है। उस्ताद यहाँ पे आएगा, उस्ताद का पेशा पैगम्बराना है। और पांचवा सवाल जो है, मैं डैश डैश की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आएगा, मैं मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 3 जो है, नज़म की इस बंद को गौर से पढ़े और बाद में सवालात के जवाब लिखें। यहाँ पे आपको बंद दिया गया एक नज़म का और आपको इसको पढ़ के फिर जो सवालात हैं उनके जवाब लिखने थे। पहाड़ों का मंजर बनूं का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ है, फिरदौस का इसका चमन पर गुमा। तो ये आप यहाँ सवालात देख सकते हैं। पहला सवाल ये है, ये बंद आपकी किताब में किस नज़म से लिया गया है। तो जवाब इसका रहेगा ये बंद नज़म मेरा वतन जो है उससे लिया गया है। दूसरा सवाल, ये नज़म किसने तहरीर की है। तो इसका जवाब रहेगा ये नज़म शफ़ीउद्दीन नीर की तहरीर की गई है। इसके बाद तीसरा सवाल जो है, शायर किसको फिरदौस से तशबीह देता है। तो शायर अपने वतन को फिरदौस से तशबीह देता है। चौथा जो सवाल है, वतन की खूबियाँ जो शायर ने लिखी हैं बयान करो। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसने वतन की, यहाँ पे हज़ारों चश्मे रवा दवा है, यहाँ पे पहाड़ों और बनों का समा है, यहाँ पे इसने अपने वतन को फिरदौस यानी जन्नत का एक चमन कहा है। इसके बाद पांचवा जो सवाल है, बंद में किन के मंजर की बात की गई है। तो बंद में पहाड़ों के मंजर की बात की गई है। इसके बाद हिस्सा दोम जो हमारा था इस सवाल नंबर जो चौथा है, किसी एक मौजू पर 80 से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखें। पहला जो था, 2 में से आपको एक करना था। पहला मौजू जो था, दौर जदीद में हमारे हाथ में एक अल्लादीन का चिराग आ गया है जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं। इस चीज़ के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी है। आपकी क्या राय है। जैसे आपको पता ही है, तो इसमें आपको मोबाइल के नुकसानात और फ़ायदे लिखना था कि मोबाइल कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या, और साथ ही में आपको इसके नुकसानात की तरफ भी तवज्जो देनी थी और उनको लिखना था। और 80 से 100 अल्फाज का एक पैराग्राफ आपका बनना था यहाँ पे। इसके बाद दूसरा जो था, अगर आप पहला ना कर पाएँ तो आप
का स्कूल हाल ही में गुलमर्ग एक्सकर्शन के लिए गया था, इस एक्सकर्शन की रोदाद अपने अल्फाज में बयान करें। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका था इसके लिए कि आपका स्कूल एक्सकर्शन गया था तो वहाँ आपने क्या क्या देखा, उन मनाजिर के बारे में आपको कैसा लगा, आपके ख्यालात, आपके जज्बात जो भी था तो वो आपको कलमबंद करना था 80 से 100 अल्फाज में। ये भी इसका दूसरा पार्ट था। अब सवाल नंबर 5 जो है, 8वीं जमात के तलबा 9वीं जमात के तलबा के साथ एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं, अपने हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त लिखकर इजाज़त तलब करें। तो अपने हेडमास्टर को आपको एक दरख्वास्त लिखनी थी कि आप 9वीं जमात की तलबा के साथ एक मैच खेलना चाहिए, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, तो कोई भी मैच हो सकता था, तो उससे दरख्वास्त लिखनी थी और इजाज़त तलब करनी थी। इसके बाद या आया था इसका, तो अपने छोटे भाई के नाम खात लिखो जिसमें पढ़ने की अहमियत वाज़ा करें, जो कि बी सीरीज़ में भी ऐसा ही एक सवाल था। तो यहाँ पे आपको अपने छोटे भाई को चिट्ठी लिख के उसको तालीम तरबियत यानी वाज़ा करनी थी, उसको अहमियत बतानी थी इसमें। इसके बाद जो सवाल नंबर 14 है, हिदायत के मुताबिक अमल करें। तो पहला है मजीद ने पानी पिया, इसमें कहा गया इस जुमले में मजीद फ़ाइल है या मफूल, तो आपको पता है मजीद यहाँ पे फ़ाइल है, इसका जवाब रहेगा फ़ाइल। दूसरा है मजीद ने पानी पिया, ये जुमला फ़ैल माजी है या फ़ैल हाल, तो पानी पिया तो ये जुमला फ़ैल माजी है। अमजद बहुत ज़हीन है, जुमले में ज़हीन फ़ैल है या सिफत, तो इसका जवाब सिफत रहेगा, ज़हीन सिफत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ फ़िक्र की जमा क्या है, तो जमा इसकी है फ़िक्रें, इसका जवाब आएगा फ़िक्रें, और जमा सानी इसका जो इसनाई वो है अफ़कार। इसके बाद है 5वां लफ्ज़ दिन की ज़िद क्या है, तो रात आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लफ्ज़ दोबी का मोनस क्या है, तो वो दो बनाएगा। हिस्सा सौम यहाँ पे है, आपको इन सवालात के जवाब लिखने थे। सवाल नंबर 7 है, आपको 5 के जवाब लिखने थे, तो हम देखेंगे सवालात क्या कुछ आए थे। पहला सवाल आया था कंप्यूटर किससे कहते हैं, तो ये कंप्यूटर की इर्तिकाई सफ़र से है। तो आपको पता है कंप्यूटर एक मशीन है जो हिसाब का काम करती है, इसके अलावा दूसरे इससे काम ले जाते हैं। दूसरा सवाल है नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश ज़ाहिर की है, तो सीरीज़ बी में भी क्वेश्चन था कि नज़्म में लड़की ने उस जगह जाने की ख्वाहिश की है जहाँ पे आबशार हो, जहाँ पे कोयल की कुकू हो, जहाँ पे नित नए कलियों की खुशबू हो, तो बाकी चीज़ें भी वहाँ दर्शाई गई हैं। इसके बाद खिला किसे कहते हैं, एक बेकिनार और सुनसान कायनात जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है, इसी को खिला कहते हैं। इसके बाद चौथा जो सवाल है, अजनबी हाथों से शायर की क्या मुराद है, तो हमारी तारीख से आपको पता होना चाहिए, वहाँ फिरंगी जो थे, अंग्रेज़ लोग जो थे, उनकी तरफ कहा गया है कि उन्होंने हमारी जो तारीख थी वो जानबूझकर उसको गलत या उसको तरदीद व तब्दील किया। इसके बाद यहाँ अजनबी हाथों को यही फिरंगियों की तरफ इशारा किया गया है। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त कहाँ होती है, तो इसका सवाल भी बिल्कुल, ये जवाब भी बिल्कुल आसान था, तो ये पामपुर में होती है। इसके बाद शायर ने नज़्म मेरा वतन में किन जानवरों का जिक्र किया है, वो है चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था, जाम्बुलोचन कैसा राजा था, राजा जाम्बुलोचन से ये सवाल आया था। वहाँ पे आपको पता है जवाब जो है, जाम्बुलोचन एक सखी और फयाज राजा था, उसके दौर हुकूमत में लोग बहुत ही खुशहाल थे। तो दोस्तों ये था पेपर उर्दू का सीरीज़ ए। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।